Hello friends, welcome to Life Prep. Our topic for today is gel electrophoresis. तो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके कंसेप्ट को आज मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। टुडे आई विल एक्सप्लेन अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये वीडियो जब हम लोग एंड पे पहुंचेंगे तब तक बहुत सी नई चीजें मालूम चलेंगी और एनसीईआरटी का बड़ा अच्छा कंसेप्ट निकल के सामने आएगा। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, सबसे पहले बात करते ये है क्या। लेट मी स्टार्ट विद द सेकेंड वर्ड। सेकेंड वर्ड क्या है? इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो पहला जो इसमें पार्ट है वो इलेक्ट्रो है, दूसरा पार्ट क्या है? फोरेसिस है। फोरेसिस जनरली यहाँ पे वर्ड यूज होता है मूवमेंट के लिए। किसके लिए? मूवमेंट के लिए। सो फोरेसिस हैज टू डू विथ मूवमेंट। ठीक है, जनरली इकोलॉजी का वर्ड है। बहुत से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर चढ़ करके मूव करता है, तो उसको हम लोग फोरेसिस बोलते हैं इकोलॉजी में। व्हेन वन ऑर्गेनिज्म यूजेस अदर ऑर्गेनिज्म फॉर लोकोमोशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोरेसिस। एनीवेज, फोरेसिस का सिंपल लैंग्वेज मीनिंग क्या है? मूवमेंट। ठीक है, अब मूवमेंट के लिए ड्राइविंग फोर्स कौन सी होगी? कुलाम्बिक फोर्स होगी। तो इसलिए क्योंकि कुलाम फोर्स इन्वॉल्व है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स इन्वॉल्व है, इसलिए पूरा नाम क्या हो गया? इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो मूवमेंट एट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस में कुछ तो मूव करेगा, और किस फोर्स की वजह से मूव करेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से मूव करेगा। नेक्स्ट एक वर्ड और है, एक वर्ड है जेल। देखो, जेल का मतलब होता है सेमी सॉलिड। जेल का मतलब क्या होता है? सेमी सॉलिड। और यहां पे जो जेल यूज होगा वो मीडियम होगा। क्या होगा? मीडियम होगा, या फिर मीडियम के लिए एक वर्ड और होता है मेट्रिक्स। मेट्रिक्स होगा। ठीक है, सो कोई एक मीडियम होगा जिस मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से कोई चीज मूव करेगी। सो अभी तक इतने से वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए मैं ऐसा समझा सकता हूं कि एक मीडियम होगा। ठीक है, क्या होगा? एक मीडियम होगा, और वो मीडियम कैसा होगा? जेल का मीडियम होगा। उस मीडियम में क्या इंट्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस होगा। जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप समझते हो? एक होता है नेगेटिव टर्मिनल, ये वाला। नेगेटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं हम लोग? कैथोड। ठीक है, और एक होता पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल के लिए क्या वर्ड यूज होता है? एनोड। क्या वर्ड यूज होता है? एनोड। ठीक है, याद रखना कि ये यूनिफॉर्म है, इसका मतलब इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैट की लैंग्वेज में बोलो तो इसका जो लैम्डा है, मतलब जो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म है। जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, इसका मतलब आप रैंडमली कोई भी पॉइंट चूज करो। लेट अस से आप ये पॉइंट चूज करो, ये पॉइंट चूज करो, ये कोई भी पॉइंट चूज करो। लेट अस से x1, पॉइंट x2, पॉइंट x3, इन सब जगह पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को मिलेगी। इसका मतलब फिक्स्ड वैल्यू मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। फॉर एग्जाम्पल फिक्स्ड वैल्यू यहाँ पे x1 पॉइंट पे क्या हो सकती है? 3 वोल्ट पर सेंटीमीटर। आप जानते हो वोल्ट पर सेंटीमीटर इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है। ठीक है, सो इस x3 वाले पॉइंट पे भी क्या मिलेगा? 3 वोल्ट पर सेंटीमीटर। और डायरेक्शन भी फिक्स होगा, कहां से कहां इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहां पे भी वही मिलेगा, यहां पे भी वही मिलेगा, यहां पे वही मिलेगा। तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से मैं सम अप कर देता हूं। अभी तक मैंने क्या बताया? सबसे पहले मैंने वर्ड समझा, अभी मैं टॉपिक पे नहीं आया, अभी मैं वर्ड समझा रहा हूं। इलेक्ट्रोफोरेसिस। फोरेसिस का मतलब होता है मूवमेंट, कोई चीज मूव करेगी। मूव कराने के लिए फोर्स कौन सी होगी? इलेक्ट्रिक फोर्स, हेंस द वर्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाउ, अब ये कहां मूव करेगा? एयर में मूव करेगा या किसी मीडियम में मूव करेगा? मीडियम में मूव करेगा। मीडियम जेल होगा, लिक्विड नहीं होगा, जेल होगा, सेमी सॉलिड होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा, आप बोल सकते हो, प्रोसेस है जिसमें एक मीडियम होता है जो जेल होता है, जो सेमी सॉलिड होता है, और उस मीडियम में कुछ तो मूव करता है। और उसको कौन मूव कराता है? इलेक्ट्रिक फोर्स मूव कराता है। थोड़ा और इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में समझे तो क्या बोल सकते हैं कि अपने पास एक जेल होगा। ठीक है, एक कंटेनर होगा, कंटेनर के अंदर जेल होगा। ठीक है, और इस जेल के अलोंग दो साइड पे, बॉक्स के दो साइड पे एक पॉजिटिव टर्मिनल एनोड और एक नेगेटिव टर्मिनल कैथोड हम लोग स्टैब्लिश करेंगे। और इस तरह से स्टैब्लिश करेंगे
कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे विद इन द जेल यूनिफॉर्म होगी, मतलब उसका डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 3 पॉइंट x1 x2 x3, इन तीनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ये समझ में आ गया बहुत अच्छा, नहीं समझ में आया तो ये ना समझ में आया तो भी चल जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। बच्चे बच्चे को ये तो मालूम है फिजिक्स के लेक्चर से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, नेगेटिव चार्ज पे जाती है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगा, किधर से किधर होगा, एनोड से कैथोड की तरफ। ऐसा आप बोल सकते हो कि दिस विल बी द नेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मेरा आपसे एक सवाल है, अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल यहां रखा जाए, कैसा मॉलिक्यूल यहां रखा जाए, पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल जेल के अंदर, फॉर एग्जाम्पल कोई पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, सो वो पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल किस तरफ जाएगा, क्या वो लाइक चार्ज की तरफ जाएगा या वो अनलाइक चार्ज की तरफ जाएगा। सो याद रखो, जब कोई कैटायन रखा जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में, जब कोई कैटायन रखा जाता है, पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल रखा जाता है, तो ऑब्वियसली वो कैथोड की तरफ जाता है। ठीक है, सो कैटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड, और इस तरह के मूवमेंट को, मतलब कैथोड की तरफ जाने को क्या बोलते हैं, कैटाफोरेसिस। क्या बोलते हैं, कैटाफोरेसिस। इसका मतलब कोई अगर पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है और वो जेल के अंदर है, तो वो किस तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। दिस मूवमेंट कैन बी कॉल्ड कैटाफोरेसिस। सिमिलरली, अगर कोई नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल अगर कोई एनायन है और वो जेल के अंदर रखा गया है, अगर किसी एनायन को जेल के अंदर रखा गया है, सो ऑब्वियसली वो एनायन किस तरफ मूव करेगा, वो मूव करेगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, विच मींस एनायन विल मूव टुवर्ड्स एनोड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनाफोरेसिस। क्या बोलते हैं, एनाफोरेसिस। और जैसा कि आप समझ सकते हो, इन दोनों के लिए कॉमन वर्ड क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, विच मींस कैटाफोरेसिस एंड एनाफोरेसिस आर टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अब हम लोग जैसे जैसे कंसेप्ट को थोड़ा मेच्योरिटी के साथ समझ रहे हैं, इसमें और भी डिटेल्स धीरे धीरे समझ में आएंगी। अभी मैंने क्या बताया, एक मीडियम लेंगे, एक मैट्रिक्स लेंगे, वो मीडियम लिक्विड नहीं होगा, वो मीडियम सेमी सॉलिड होगा, जेल होगा। ठीक है, और जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है उसमें मैट्रिक्स सेमी सॉलिड होता है, जेल होता है, और दोनों तरफ, कंटेनर के दोनों तरफ, जिस कंटेनर के अंदर जेल है उस कंटेनर के दोनों तरफ क्या स्टैब्लिश करते हैं, इलेक्ट्रोड्स। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड कैथोड। ठीक है, और ऑब्वियसली positively charged molecule will move towards cathode because of Coulombic attraction, and negatively charged molecule will move towards obviously anode। ठीक है, अब ये बताने के बाद एक बात और समझो आप पहले। ठीक है, चलो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल इधर सेपरेट कर रहा है, पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल इधर सेपरेट कर रहा है, लेकिन यहां पे एक खेल और है। याद रखो कि जो जेल है जिसके अंदर मूवमेंट करेगा मॉलिक्यूल, ये जेल सेमी सॉलिड है, मतलब ये जेल रेजिस्टेंस देगा। क्या देगा, रेजिस्टेंस। मतलब इसमें से मॉलिक्यूल फ्रीली नहीं जाएगा, थोड़ा रुक रुक के जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये जेल जो मीडियम है, जो मैट्रिक्स है, वो सेमी सॉलिड है। ठीक है, वो लिक्विड नहीं है, लिक्विड होता तो आराम से चला जाता मॉलिक्यूल। ठीक है, ठीक है, सो अब हम लोग आते हैं अपने एक्चुअल डेफिनेशन पे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। ठीक है, सो यू कैन राइट डाउन अ सिंपल बट एलिगेंट डेफिनेशन, व्हाट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मींस व्हाट, सो आप लिख सकते हो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये बेसिकली क्या है, टेक्निक है, टूल है। क्या है, टूल है, या ऐसा बोलो टेक्निक है। ठीक है, जिसका यूज करके हम लोग किसको सेपरेट कर सकते हैं, खुद ही बताओ किसको सेपरेट कर सकते हैं, अनचार्ज मॉलिक्यूल्स को या चार्ज मॉलिक्यूल्स को, चार्ज मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेक्निक विच इज यूज टू, किस लिए यूज होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, विच इज यूज टू सेपरेट इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, which is used to separate बेटा क्या, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। और कैसे मॉलिक्यूल को सेपरेट करते हैं, माई छोटे मॉलिक्यूल को नहीं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स को, which is used to separate इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब मैक्रो मॉलिक्यूल्स आप जानते हो पॉलीमर होते हैं। सो यहां इस केस में जनरली कॉमनली हम लोग या तो डीएनए को सेपरेट करते हैं
या तो आरएनए को सेपरेट करते हैं और या तो प्रोटीन को सेपरेट करते हैं, या तो प्रोटीन को सेपरेट करते हैं। ठीक है, आई गेस कि सबको ये मालूम है कि डीएनए आरएनए नेगेटिवली चार्ज होते हैं क्योंकि उसमें फॉस्फेट होता है। सो डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, आरएनए भी नेगेटिवली चार्ज होता है। लेकिन याद रखो प्रोटीन्स दो तरह के होते हैं, जिसमें लाइसिन आर्जिनिन बेसिक अमीनो एसिड ज्यादा होते हैं वो प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और जिन प्रोटीन में एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड ज्यादा होते हैं वो प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, सो प्रोटीन दोनों तरह के होते हैं। इसका मतलब प्रोटीन में अगर आप बात करो तो अगर प्रोटीन को जेल में डालोगे तो प्रोटीन का कैटाफोरेसिस भी होगा अगर वो बेसिक प्रोटीन है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है, और प्रोटीन का एनाफोरेसिस भी होगा अगर वो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है। लेकिन डीएनए और आरएनए नेगेटिवली चार्ज ही होते हैं तो उनका हमेशा क्या होगा, एनाफोरेसिस होगा। ठीक है, सो आप याद रखो कि डीएनए आरएनए का क्या होता है, एनाफोरेसिस, वो एनोड की तरफ जाएंगे, और प्रोटीन का क्या होता है, कैटाफोरेसिस भी होता है, एनाफोरेसिस भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर प्रोटीन इज पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम लोग क्या करते हैं, मेन वर्ड क्या है, सेपरेट करते हैं। क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। किसको सेपरेट करते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स को। ठीक है, अब जनरली किस चीज के बेसिस पे सेपरेट करते हैं, तो याद रखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डिप ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां नोट के फॉर्म में मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, किस बेसिस पे सेपरेट करते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन साइज, डिपेंडिंग अपॉन डिपेंडिंग अपॉन साइज। अब यहां जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, मान लो कि हम लोगों ने एक प्लेट ले लिया और इसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोड स्टैब्लिश कर दिया। क्या स्टैब्लिश कर दिया, यहां पे स्टैब्लिश कर दिया नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल, क्या बोलते हैं इसको, कैथोड, और यहां पे स्टैब्लिश कर दिया पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल, इसको क्या बोलते हैं बेटा, एनोड। ठीक है, स्टैब्लिश कर दिया। अब ध्यान से सुनना, डीएनए आरएनए या प्रोटीन के बारे में, किसी के भी बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मॉलिक्यूल छोटा होगा, ठीक है, मान लो डीएनए है नेगेटिवली चार्ज होगा, छोटा होगा, या प्रोटीन है, कुछ भी है, ठीक है, छोटा होगा तो उसके अंदर मूवमेंट ज्यादा होता है। ठीक है, तो वो छोटा वाला जो डीएनए को हम लोग बेटर है कि लीनियर बनाए, तो मैं डीएनए को लीनियर बना देता हूं। देखो ये छोटा फ्रेगमेंट है, ठीक है, और ये डीएनए का बड़ा फ्रेगमेंट है। सो क्लियरली जो छोटा फ्रेगमेंट है उसमें मूवमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, और जो बड़ा फ्रेगमेंट है उसमें मूवमेंट ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा। इसका मतलब जितना बड़ा फ्रेगमेंट होगा उतना कम मूव करेगा। ठीक है, और जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा, जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा उतना आगे तक भागेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीविंग इफेक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीविंग इफेक्ट। आप इमेजिन कर सकते हो कि जो बड़ा फ्रेगमेंट है वो मूव करेगा तो जो सॉलिड मीडियम है ये इसको रेजिस्टेंस देगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा इफेक्ट, सीविंग इफेक्ट। सो जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि मीडियम क्या प्रोवाइड करता है, मीडियम जो है, जो मैट्रिक्स है, ये कौन सा इफेक्ट प्रोवाइड करता है, सीविंग इफेक्ट। कैन आई आस्क यू, सीविंग इफेक्ट एक तरह का कंडक्टेंस है या रेजिस्टेंस है? सो याद रखो सीविंग इफेक्ट इज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, सीविंग इफेक्ट क्या है, रेजिस्टेंस है। और ये रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है मीडियम। सो मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, सीविंग इफेक्ट इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मीडियम। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं इसके प्रोसेस को पहले डिटेल में समझा देता हूं कैसे होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, और याद रखो हम लोग डीएनए सेपरेशन के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। सो डीएनए फ्रैगमेंट, डीएनए फ्रैगमेंट्स सेपरेट करेंगे। ठीक है ना, सेपरेशन मोडालिटी पढ़ेंगे कि कैसे डीएनए फ्रैगमेंट्स का सेपरेशन किया जाता है यूजिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो सबसे पहले अपने को क्या बनाना पड़ेगा, ये इस कंटेनर के अंदर जेल भरना पड़ेगा। ऑब्वियसली सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, उसके अंदर जेल भरना पड़ेगा। तो जेल भरने के लिए जनरली दो जेल यूज होते हैं। जो दो जेल के नाम है, पहला वाला है पॉली एक्रिलामाइड और दूसरा वाला जो एनसीईआरटी में दिया है वो है एगेरोस। ठीक है, सो हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे, पॉली एक्रिलामाइड नहीं, किसको लेके चलेंगे, एगेरोस को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले आप ऐसे देखो कि एगोरोस पाउडर आता है, किस फॉर्म में आता है, तो मैं यहाँ पे स्टेप वाइज इसको लिख देता हूं। स्टेप नंबर 1,
स्टेप नंबर 1 क्या है कि एगरोस पाउडर के फॉर्म में आता है, और ये एगरोस पाउडर आपको याद होगा कहां से निकलता है, रेड अलगी से निकलता है, गैलिडियम ग्रेसिलेरिया, वो एगेरोफाइसी है, उनसे अगर निकलता है। ठीक है, सो एगरोस एक तरह का पॉलीसेकेराइड है जो रेड अलगी से निकलता है। ठीक है, सो एगरोस पाउडर के फॉर्म में, ड्राई फॉर्म में आता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं। ठीक है, और थोड़े बहुत कुछ और चीजें मिलाते हैं जो हम लोग के लेवल पे डिस्कस करने लायक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बफर मिलाते हैं, कुछ और चीजें मिलाते हैं, मोबिलाइजिंग एजेंट्स मिलाते हैं, तो बहुत सी चीजें मिलाते हैं। बट एनीवेज आप सिंपल में याद रखो कि एगरोस पाउडर लेते हैं और वाटर लेते हैं, पाउडर लेते हैं, वाटर लेते हैं। याद रखो, पाउडर वाटर लेते के साथ ही तुरंत डिजोल्व नहीं हो जाता है, रेदर इसको क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। और उसके बाद क्या करना पड़ता है, कूल करना पड़ता है, यूजिंग इन्वर्टेड हीट साइन फॉर कूलिंग। तो पहले क्या करना पड़ता है, माइक्रोवेव में जनरली हीट कर देंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, कूल कर देंगे। अबाउट 50 डिग्री सेल्सियस पे जब ये आ जाएगा, सो एगरोज और वाटर जेल के फॉर्म में लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो 50-55 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये जो ये जो एगरोस पाउडर था, ये सॉलिड पाउडर था, और जो वाटर था ये ऑब्वियसली लिक्विड था। अब ये अभी ये किस फॉर्म में है, सोल्यूशन फॉर्म में है। ठीक है, लेकिन याद रखो ये सोल्यूशन अभी लिक्विड है, लेकिन जैसे ही हम लोग इसको हीट करके वापस कूल करेंगे, तो क्योंकि एगरोज हाइड्रोकोलॉइड है इसलिए वो जेल बना लेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या बन जाएगा, एगरोस पाउडर से एगरोस जेल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एगरोस जेल। इतना सिंपल नहीं है, लेकिन मैं सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूं। तो सबसे पहले क्या किया, एगरोस पाउडर लिया, वाटर में मिलाया, उसको गर्म किया, ठंडा किया, तो क्या बन गया, एगरोस जेल। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, अब इस जेल को किसके अंदर भर देंगे, इसी के अंदर भर देंगे। लेकिन याद रखो, भरते समय यहां पे कुछ ब्लॉक्स लगा देते हैं। ये ब्लॉक्स जो लगाते हैं, ये ब्लॉक्स हम लोग नेगेटिव टर्मिनल के पास लगाते हैं। पूरे में जेल भर जाएगा, सिर्फ कहां नहीं भरेगा, इन ब्लॉक्स पे नहीं भरेगा। ठीक है, सो इन ब्लॉक्स को छोड़ के बाकी हर जगह जेल भर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां लिख दे रहा हूं कि ये क्या है, बेटा सबको मालूम है ये नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड। ठीक है, और उसके बाद ये पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड। ठीक है, तो अभी तक क्या किया, अभी तक एक कंटेनर लिया, एक प्लेट लिया, इस प्लेट का नाम है जेल प्लेट। इस प्लेट का नाम क्या है, जेल प्लेट लिया। ठीक है, और उस जेल प्लेट के अंदर हम लोगों ने कुछ ब्लॉक्स रख दिए। इन ब्लॉक्स का नाम है, ये सॉलिड ब्लॉक्स हैं बाय द वे, इनका नाम है वेल्स। ठीक है, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश कर दी। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश कर दी, नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म, याद रखना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश कर दी। उसका हर पॉइंट पे उसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, नाउ अब क्या करना है, अब याद रखो, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 प्रोसीजर में क्या है कि एगरोस पाउडर को पानी में मिलाना है, सोल्यूशन बनेगा, उसको हीट करके कूल करना है, तो वो एगरोस जेल बन जाएगा। और ऑब्वियसली ये जो जेल होगा ये सेमी सॉलिड होगा। ये कैसा होगा, सेमी सॉलिड होगा। और ये सेमी सॉलिड वाले एगरोस जेल को आप कहां पोर कर देंगे, डायरेक्टली हम लोग इस सेमी सॉलिड जेल को पोर कर देंगे, किसमें, जेल प्लेट में। तो स्टेप 2 क्या हो गया, पोर एगरोस जेल, पाउडर नहीं, एगरोस जेल इनटू इनटू जेल प्लेट। लेकिन याद रखना बेटा, जिस समय हम लोग जेल डालते हैं उसी समय हम लोग इसमें एक केमिकल भी डालते हैं जो कि टॉक्सिक केमिकल है, उसका नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, अलोंग विथ इथिडियम ब्रोमाइड। ये केमिकल के बारे में मैं भी आपको बताऊंगा ये क्या है। ठीक है, सो एक केमिकल होता है, पॉलीसाइक्लिक डाई है, इसका नाम है इथिडियम ब्रोमाइड, ये हम लोग यूज करते हैं अलोंग विथ इथिडियम ब्रोमाइड। सो आप इमेजिन कर सकते हो कि सबसे पहले पाउडर लिया, पानी मिलाया, पाउडर, पानी में पाउडर मिलाया, प्रोटीन पाउडर, और फिर ये बेसिकली पॉलीसेकेराइड है। सो ये हाइड्रोकोलाइड का हम लोगों ने जेल बनाया, और फिर ये जेल को हम लोगों ने कहा डाल दिया, जेल प्लेट में, ये जो कंटेनर है इसी डब्बे में डाल दिया।
और डब्बे में डालते समय उसमें एक और केमिकल मिलाया। कौन सा केमिकल? इथिडियम ब्रोमाइड। इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। सो अब अपने पास क्या हो जाएगा? अब अपने पास पूरे में जेल आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक आई शुड शो यू दैट। तो पूरे में जब जेल आ जाएगा तो इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं, थोड़ा फील आ जाएगा, ठीक है। ओके, ऐसा आ गया। नोटिस करो पूरे में जेल आ गया, ठीक है, अगेरोस जेल आ गया। लेकिन जहां पे ब्लॉक्स रखे थे वहां पे जेल नहीं आया, तो वहां पे गड्ढा होगा, ठीक है। बाद में इन ब्लॉक्स को हटा लिया जाता है और वहां पे जेल में गड्ढा बन जाता है। इन गड्ढे का नाम क्या है? वेल्स। याद रखो वेल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डीएनए को डंप करेंगे। सो वेल, गड्ढा क्यों बनाया? क्योंकि वहां पे डीएनए को डंप करेंगे। सो डीएनए इज डंप्ड। डीएनए को कहां डंप करेंगे, मतलब कहां रखेंगे? जो डीएनए फ्रेगमेंट को जिनको सेपरेट करना है उनको कहां रखेंगे? वेल्स पे रखेंगे। और वेल्स कहां बनते हैं? कैथोड के पास, क्योंकि डीएनए एनोड की तरफ मूव करेगा ना, ठीक है। सो अभी तक हम लोगों ने देखा कि एक प्लेट लेना है, उस प्लेट के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश करना है और वहां पे वेल्स लगाने हैं। और इतना ही नहीं, एगरोस जेल बना के इथिडियम ब्रोमाइड के साथ पहले से ही उसको हम लोग को कहां डाल देना है? इस जेल प्लेट के अंदर डाल देना है। तो अब अपने पास एक जेल लाइक प्लेट रेडी है। ये किसी भी बड़े मॉलिक्यूल को रेजिस्टेंस ऑफर करेगा मूवमेंट में। किसी भी तरह का काइनेटिक अगर यहाँ पे ट्रांसफर होगा, मतलब मूवमेंट होगा, तो उसके लिए रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। इमेजिन योरसेल्फ, ये ऑब्वियसली विस्कस मीडियम है। कैसा मीडियम है? विस्कस मीडियम है। सो सीविंग इफेक्ट का कारण क्या है? एगरोस सीविंग इफेक्ट क्यों प्रोवाइड कराता है? क्योंकि सीविंग इफेक्ट इज नथिंग बट विस्कोसिटी। सीविंग इफेक्ट कौन सा सिटी है? विस्कोसिटी, ठीक है। नाउ याद रखना इसमें अभी क्या क्या है। इसमें अभी एगरोस जेल है प्लस इथिडियम ब्रोमाइड भी इसके अंदर है। अब मैं बता थोड़ा इथिडियम ब्रोमाइड के बारे में, ठीक है। तो इथिडियम ब्रोमाइड एक केमिकल है, ठीक है, टॉक्सिक केमिकल है। इससे थोड़ा बच के रहते हैं साइंटिस्ट। इथिडियम ब्रोमाइड, कभी कभी इसको शॉर्ट में बोलते हैं ईटीबीआर। फॉर्मूला वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो आप गूगल करके देख लो, ठीक है, कोई बात नहीं। इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड एक पॉलीसाइक्लिक डाई है, बड़ा सा मॉलिक्यूल है, ठीक है, फैंसी मॉलिक्यूल है, कोई बात नहीं। इथिडियम ब्रोमाइड की बात यह है कि इथिडियम ब्रोमाइड है क्या? इथिडियम ब्रोमाइड एक को हम लोग टेक्निकली बोलते हैं इंटरकैलेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? इंटरकैलेटिंग एजेंट। और इसका यूज क्या है? सो इसका यूज ये है, जैसे मान लो ये डीएनए है, ये क्या है? डीएनए है, ठीक है। आई कैन ड्रॉ वेरी गुड लुकिंग डीएनए। अब इथिडियम ब्रोमाइड की प्रॉपर्टी ये है कि इथिडियम ब्रोमाइड डीएनए के ग्रूव्स में, मतलब डीएनए के जो बेस पेयरिंग है उसके साइज का होता है, और इथिडियम ब्रोमाइड यहां जा करके अटक जाता है। देखो ये अटक गया यहां जाके, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे भी जाके क्या हो गया? अटक गया। सो ईटीबीआर को हम लोग क्या बोलते हैं? इथिडियम ब्रोमाइड को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरकैलेटिंग एजेंट। इसको इंटरकैलेटिंग एजेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डीएनए के अंदर जाके, डीएनए के बेस पेयर्स में, डीएनए के ग्रूव्स में जाके फंस जाता है इस तरह से। सो इथिडियम ब्रोमाइड रिमेंबर इज इंटरकैलेटिंग एजेंट। अब इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि जब इसको अल्ट्रा वायलेट रेज मिलती है, क्या मिलता है? अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है। सो देखो ये अल्ट्रा वायलेट रेज इसको मिलेगी, ठीक है। ये अल्ट्रा वायलेट रेज इसको मिलेगी, इसको बोल सकते हैं हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेज का इररेडिएशन। जब लाइट पड़ती है तो उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? इररेडिएशन। सो व्हेन देयर विल बी अल्ट्रा वायलेट इररेडिएशन, सो ये अल्ट्रा वायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करके ऑरेंज लाइट छोड़ता है। एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रा वायलेट, मतलब उसका कोई कलर नहीं होता। अल्ट्रा वायलेट इज नॉट ब्लू, अल्ट्रा वायलेट इज कलरलेस, ठीक है। कलरलेस, कलरफुल तो विबग्योर होता है ना, वॉलेट से शुरू होता है ना। ये वॉलेट है या अल्ट्रा वॉलेट है? अल्ट्रा वॉलेट है। सो कलरलेस अल्ट्रा वॉलेट हाई एनर्जी फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करके थोड़ा सा लोअर एनर्जी ऑरेंज वेवलेंथ में ये छोड़ता है, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑरेंज फ्लोरेसेंस। क्या बोलते हैं? फ्लोरेसेंस। बेटा फ्लोरेसेंस का मतलब होता है लाइट छोड़ना, ठीक है। तो ये कैसी लाइट छोड़ता है? ऑरेंज कलर की लाइट छोड़ता है, ठीक है। सो आप इमेजिन कर सकते हो कि 400 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ की लाइट आती है, मतलब अल्ट्रावायलेट, और अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करके ये ऑरेंज फ्लोरेसेंस शो करता है। सो वंस अगेन, इथिडियम ब्रोमाइड इज एन इंटरकैलेटिंग एजेंट which interlocks
इन द ग्रुप्स ऑफ डीएनए, और यहां पे इंटरलॉक करने के बाद जब अल्ट्रावायलेट लाइट आएगी, सो इथिडियम ब्रोमाइड ऑरेंज कलर छोड़ेगा। अब देखो, हालांकि इथिडियम ब्रोमाइड ऑरेंज कलर छोड़ रहा है, लेकिन टेक्निकली ये डीएनए तो कलरलेस था, तो जहां डीएनए होगा वहीं इथिडियम ब्रोमाइड अटका हुआ होगा। सो इसका मतलब इथिडियम ब्रोमाइड एक तरह का मार्कर हो गया, एक तरह का प्रोब हो गया डीएनए को समझने के लिए, मतलब डीएनए कहां पे है उसको विजुअलाइज करने के लिए। अगर इथिडियम ब्रोमाइड ना होता, सो डीएनए कलरलेस होता, डीएनए को हम लोग आंखों से देख नहीं पाते। लेकिन डीएनए आंखों से दिख जाए, इसलिए इथिडियम ब्रोमाइड का यूज करते हैं। सो इथिडियम ब्रोमाइड किस लिए यूज होता है? टू विजुअलाइज डीएनए। किस लिए यूज होता है बेटा? टू विजुअलाइज, यूज टू विजुअलाइज डीएनए। डीएनए विजुअलाइजेशन में कैसे हेल्प करता है? याद रखो, डीएनए खुद तो कलरलेस है, इसका मतलब डीएनए विजिबल लाइट में दिखता नहीं है। लेकिन अगर डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड मिल जाता है, सो इथिडियम ब्रोमाइड गोज इनटू द डीएनए, डीएनए के अंदर जाके वो फंस जाता है, और फिर जब यूवी लाइट दोगे तो ऑरेंज कलर का दिखेगा, और जहां जहां इथिडियम ब्रोमाइड होगा वहां वहां डीएनए होगा, क्योंकि इथिडियम ब्रोमाइड डीएनए के अंदर जाके फंस चुका है। सो इथिडियम ब्रोमाइड इज अ डाई which has very strong orange fluorescence when it is irradiated with ultraviolet radiation. Ethidium bromide is used to visualize DNA by intercalating with the DNA, ठीक है, by inter mixing with the DNA, ठीक है। सो कोई बात नहीं, अभी अपने पास क्या है? अभी अपने पास एगेरोस जेल है जो कि सेमी सॉलिड है, उसके साथ साथ इसमें बहुत सी चीजें और है। फॉर एग्जांपल इथिडियम ब्रोमाइड है, जैसे डीएनए आएगा फॉरन इथिडियम ब्रोमाइड उसके साथ इंटरकैलेट हो जाएगा। और भी चीजें होती है, बफर वगैरह, उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, ठीक है। नाउ अब हम लोग इसमें क्या इंट्रोड्यूस करेंगे? डीएनए के फ्रैगमेंट्स। क्या इंट्रोड्यूस करेंगे बेटा? डीएनए के फ्रैगमेंट्स इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। सो अगर डीएनए फ्रैगमेंट्स याद रखना अलग अलग साइज के हो सकते हैं, ठीक है। कुछ हो सकते हैं जो बड़े हों, कुछ हो सकते हैं जो छोटे हों, लेकिन जनरली यहाँ पे जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं वो मेनी कॉपीज होती है, मतलब एक फ्रेगमेंट की एक नहीं, एक फ्रेगमेंट की बहुत सारी कॉपीज होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक सेल से डीएनए तो आप नहीं निकाल रहे हो। जब आप डीएनए आइसोलेट कर रहे थे हम लोग बायोटेक वाले में, तो एक सेल से नहीं कर रहे थे, मेनी सेल से कर रहे थे। इसका मतलब डीएनए फ्रेगमेंट शुरुआत से ही अपने पास मल्टीपल कॉपीज में है, ठीक है। आई मेड माई पेन फॉल, कोई बात नहीं। सो डीएनए फ्रैगमेंट्स की मेनी कॉपीज लेके चलना है, ठीक है। इसका मतलब इस वेल में मान लो कि बड़ा डीएनए डाला और मेनी कॉपी डाला, सो ऐसा करके एक, फिर ऐसा करके दो। आई थिंक दिस इज विजिबल, लेट मी चेक इफ दिस इज विजिबल। इफ द ऑरेंज इज विजिबल, इट इज विजिबल वेरी नाइसली, ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़ा मैं इसको और कंट्रास्ट दे दूं क्या? ठीक है, आई थिंक दिस इज फाइन। हाँ, सो नोटिस करो कि ये वाला जो है इसकी लेंथ क्या है। मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूं बिकॉज अभी अपना एम्फेसिस सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर होना है, ठीक है। तो आप नोटिस करो बेटा कि फ्रैगमेंट की लेंथ क्या ले रहे हैं, ठीक है। नोटिस करो आप, ये फ्रैगमेंट की लेंथ इतनी बड़ी है, ठीक है, और इसकी एक कॉपी है या ढेर सारी कॉपी है? ढेर सारी कॉपी है। तो इसको मैं बैंड के फॉर्म में बना रहा हूं। अब ये बैंड के फॉर्म में क्यों है? क्योंकि इसकी कई सारी कॉपी है ना, इसलिए बैंड के फॉर्म में। अगर एक ही होता तो एक ही लाइन खींचता मैं, लेकिन मैं यहाँ पे देखो बहुत सी लाइन खींचा, ठीक है। अगर डीएनए का फ्रेगमेंट उसका बेस पेयर थोड़ा कम होगा, थोड़ा छोटा होगा, ठीक है। अच्छा हाँ, एक बात और, दिस इज अ वेरी कॉमन मिसकंसेप्ट। याद रखो कि डीएनए फ्रेगमेंट ऐसे नहीं मूव करता है, नॉट लाइक दिस। डीएनए फ्रेगमेंट कैसे मूव करेगा? इस तरह से मूव करेगा। और वो ऑब्वियस है, वो ऑब्वियस क्यों है? क्योंकि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज इस तरह से है ना, ठीक है। सो क्या वो वैसे मूव कर सकता है क्या? नहीं, वो ऐसे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डीएनए का फ्रेगमेंट होगा, ऐसे मूव करेगा बैंड बना करके, ठीक है। सो कोई बात नहीं, ये भी मैंने बता दिया, इंटरेस्टिंग सी बात है। सो ये कैसे हो गया। नेक्स्ट, अगर डीएनए का फ्रेगमेंट थोड़ा छोटा होगा, ठीक है, तो वो थोड़ा आगे तक जाएगा, मतलब इससे अगर छोटा होगा तो ध्यान से देखो थोड़ा आगे तक जाएगा। नोटिस करो इस वाले की जो मैं लेंथ बना रहा हूं ये थोड़ी सी छोटी बना रहा हूं कंपेयर टू दिस वन। और छोटा होगा और आगे जाएगा। सो वंस अगेन
जो और छोटा होगा वो और आगे जाएगा। सो आप देखो जितना छोटा है उतना आगे जा रहा है, ठीक है। अगर एक उसकी बात करें तो डीएनए याद रखो ड्रैग नहीं होता है, ऐसा नहीं कि डीएनए ऐसा जाएगा। डीएनए एक लेन में मूव करता है, इस तरह से लेन में मूव करता है। सो अब आ गया किस चीज का कंसेप्ट, कंसेप्ट आ गया अब लेन का कंसेप्ट। तो देखो लेन क्या है, लेन आप समझ सकते हो, लेन एक ऐसी सिंपल सी स्ट्रेट लाइन है। लेन इज द स्ट्रेट लाइन जिसके अंदर डीएनए फ्रेगमेंट मूव करेंगे। जैसे एक लेन हो गई वैसे दूसरी लेन हो गई, ठीक है। सो ये हो गई दूसरी लेन। अब लेन का कंसेप्ट ये है कि जैसे हाईवे होती है, हाईवे पे रोड, वन वाइड रोड इज डिवाइडेड इनटू सेवरल लेन्स। तो जैसे एक रोड में कई सारी लेन होती हैं, ठीक है। तो क्या डीएनए इंडिकेटर देके लेन चेंज कर सकता है क्या, ऐसा कर सकता है क्या? नहीं। डीएनए सिर्फ कैसे मूव कर सकता है, इधर मूव कर सकता है, ठीक है। डीएनए लेन चेंज नहीं कर सकता है। क्यों नहीं लेन चेंज कर सकता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये है, टेंजेंशियल नहीं, मतलब इधर उधर नहीं जाएगा, सीधा ही जाएगा। और याद रखो कि जो छोटा डीएनए फ्रेगमेंट है वो ज्यादा जाएगा और जो बड़ा डीएनए फ्रेगमेंट है वो कम जाएगा। इस तरह से डीएनए फ्रेगमेंट के सेपरेट होने के लिए हम लोग वर्ड क्या यूज करते हैं, रिजॉल्व। क्या वर्ड यूज करते हैं, रिजॉल्व। रिजॉल्व मतलब सेपरेट। सो डीएनए फ्रॅगमेंट्स रिजॉल्व म्हणजे काय, डीएनए फ्रॅगमेंट सेपरेट। और किस बेसिस पे डीएनए फ्रॅगमेंट सेपरेट हो रहे हैं, क्लियरली डीएनए फ्रॅगमेंट्स आर सेपरेटिंग बेस्ड अपॉन देयर साइज। डीएनए में साइज का मतलब होता है नंबर ऑफ बेस पेयर्स या फिर लेंथ। सो डीएनए फ्रैगमेंट्स सेपरेट बेस्ड अपॉन देयर साइज या फिर बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ बेस पेयर्स या फिर बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ, अच्छा फॉर एग्जांपल यहां वाले में बेस पेयर ज्यादा होंगे, मान लो इस वाले में कितने बेस पेयर हो गए, मान लो इस वाले में 300 बेस पेयर हो गए, ठीक है। सो जो आगे भाग गया है इस वाले में कितने बेस पेयर होंगे, इसमें कम होंगे, इसमें कितने होंगे, मान लो 50 बेस पेयर होंगे, इसलिए आगे भाग गया है, ठीक है। और ये जो बीच वाला है इसका बेस पेयर कितना होगा, इसका बेस पेयर 300 और 50 के बीच में होना चाहिए। लेट अस से इसका बेस पेयर 180 बेस पेयर है, ठीक है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए। स्मॉलर द नंबर ऑफ बेस पेयर्स द फार्दर इट मूव्स। और याद रखो इसके आगे हम लोग एक इंडिकेटिंग कंपाउंड भी लगाते हैं, एक डाई भी लगाते हैं, तो वो आगे आगे जाता है, ठीक है। और वो शो करता है कि कहाँ तक गया है। इसका मतलब अगर यहाँ पे इसको रोकोगे नहीं तो ये आगे चल के इधर चला जाएगा, मतलब ये जा करके इसमें मिल जाएगा, ठीक है। सो आगे एक डाई भी होता है जो इसको एक लिमिट पे पहुंचने के बाद हम लोग पावर कट कर देते हैं कि उसकी ऑफ कर देते हैं, करंट बंद कर देते हैं। तो ये रेजोल्यूशन अपने को फाइनली ऐसा मिलता है, ठीक है। इतना ही नहीं, हो सकता है कि कोई दूसरी भी लेन हो। जैसे देखो ये एक लेन है, लेट मी कॉल दिस वन एज लेन 1, this one as lane 2 and this one is lane 3। सो इस वाले प्लेट में कितनी लेन लिया है हम लोगों ने, 3 लेन लिया है। और एज यू कैन सी कि पहली वाली लेन में कितने फ्रैगमेंट्स हैं, बहुत सारे फ्रैगमेंट्स हैं, लेकिन कितने लेंथ के फ्रैगमेंट हैं, 3 लेंथ के फ्रैगमेंट हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक कोई ऐसी लेन हो जिसमें डीएनए का एक ही फ्रैगमेंट हो, ऐसा मतलब एक ही साइज का फ्रैगमेंट हो, उसकी मल्टीपल कॉपीज हो। सो ये वाला जो है ऑब्वियसली इसमें एक ही फ्रैगमेंट है, मतलब एक ही साइज का फ्रैगमेंट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनडाइजेस्टेड, ठीक है। तो जिसके अंदर टूटा नहीं, देखो ये वाला टूट के इतने सारे में बिखर गया है ना, जिसमें मल्टीपल साइजेस के होते हैं उसको बोलते हैं डाइजेस्टेड डीएनए। तो लेन 1 में कैसा डीएनए है, डाइजेस्टेड डीएनए, ठीक है। कैसा डीएनए है, डाइजेस्टेड डीएनए। और लेन 3 में इन दिस केस लेट अस से लेन 3 में कैसा डीएनए है, इसमें एक ही तरह के बैंड्स हैं, मतलब एक ही तरह का फ्रैगमेंट है, इसको हम लोग कैसा डीएनए बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अनडाइजेस्टेड डीएनए। क्या बोलते हैं बेटा, अनडाइजेस्टेड डीएनए। अनडाइजेस्टेड क्यों, क्योंकि एक ही तरह का फ्रैगमेंट है, ठीक है। लेन 2 में भी बना सकते हैं, लेकिन आप समझ सकते हो कि उसको बनाना फ्यूटाइल है। सो कोई बात नहीं। अभी मैंने क्या बताया, अभी मैंने बताया कि सबसे पहले अपने को एक प्लेट लेनी है, उसके अंदर जेल डालना है, इथिडियम ब्रोमाइड डालना है, ठीक है। और वो सब करने के बाद डीएनए को डंप करना है। डीएनए को कहां डंप करोगे, कैथोड के पास, नेगेटिव टर्मिनल के पास। क्यों, क्योंकि डीएनए किधर मूव करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल के पास। जो बड़ा डीएनए फ्रैगमेंट होगा वो थोड़ा मूव करेगा, जो छोटा डीएनए फ्रैगमेंट होगा वो ज्यादा मूव करेगा, बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय जेल पीस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीविंग इफेक्ट। अब यहाँ पे एक आखिरी बात कि साइंटिस्ट को पहले से मालूम रहता है कि कहां तक आएगा, मतलब दिस इज समवॉट कैलकुलेटेबल, मतलब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना समय में कहां तक जाएगा। सो अगर आपको नंबर ऑफ बेस पेयर मालूम है, सो इनडायरेक्टली आपको ये भी मालूम है कि कहां आकर के रुकेगा।
सो एक डीएनए लैडर होती है, डीएनए लैडर कुछ नहीं है, डीएनए लैडर इज नथिंग बट इट इज अ काइंड ऑफ ए स्केल। उस स्केल से हम लोग नाप सकते हैं कि रफली कितना बेस पेयर है इसमें। सो यूजिंग डीएनए लैडर साइंटिस्ट कैन कैलकुलेट कि कौन सा वाला फ्रेगमेंट काम का है। सो मान लो कि ये वाला जो फ्रेगमेंट है जो इस वाले डायग्राम में बीच में बना है, मान लो ये वाला फ्रेगमेंट अपने काम का है। सो इफ दिस फ्रेगमेंट इज ऑफ आवर यूज, तो इस फ्रेगमेंट को जेल के साथ हम लोग बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है। सो रिमूवल ऑफ डीएनए फ्रॉम जेल पीस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इल्यूशन। सो जेल प्लेट से डीएनए को निकालना, कौन से वाले डीएनए को निकालना, काम के वाले डीएनए को सेपरेट करके निकालना। याद रखो पहले ये सब डीएनए एक साथ थे, मतलब ये वाला भी इसी के साथ मिला हुआ था। ये अलग क्यों हुआ, इलेक्ट्रोफोरेसिस की वजह से, अपनी साइज की यूनिकनेस की वजह से वो अलग हो गया। और उसके बाद ये वाले को अलग करने को क्या बोलेंगे, इल्यूशन। ठीक है। सो कितना एलिगेंट प्रोसेस है। सबसे पहला स्टेप क्या था, एगेरोस जेल बनाया, उसके बाद एगेरोस जेल को पोर कर दिया। ठीक है, उसके बाद स्टेप 3 क्या बोल सकते हैं, स्टेप 3 हम लोग बोल सकते हैं ना कि डीएनए चाहे डाइजेस्टेड हो चाहे अनडाइजेस्टेड हो, जनरली डाइजेस्टेड डीएनए को डंप करते हैं। सो डीएनए इज डम्प्ड, डीएनए इज डम्प्ड इनटू वेल्स। और याद रखो वेल्स कहां पे पाए जाते हैं, एनोड की तरफ नहीं, नेगेटिव टर्मिनल, कैथोड की तरफ। ठीक है। सो वेल्स कहां होते हैं, लोकेटेड टुवर्ड्स कैथोड। लेड किसकी तरफ पाया जाएगा, कैथोड की तरफ पाया जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद स्टेप नंबर 4 क्या होगा कि डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट हो जाएंगे, किस बेसिस पे, अपने साइज के बेसिस पे। ठीक है। सो जब इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑन होगा, जब वो करंट एस्टैब्लिश होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब एस्टैब्लिश होगी, सो डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेट, डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेट। और सेपरेट होने के लिए वर्ड क्या है, दैट इज रिजॉल्व। रिजॉल्व मतलब अलग अलग हो गए, किस बेसिस पे अलग अलग हो गए, बेस्ड अपॉन देयर साइज, बेस्ड अपॉन देयर साइज। उसके बाद जो डिजायर्ड डीएनए है, जो नोन साइज का डिजायर्ड डीएनए है, उसको रिमूव करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इल्यूशन। सो स्टेप नंबर 5, रिमूवल ऑफ डीएनए फ्रॉम जेल पीस, रिमूवल ऑफ डीएनए फ्रॉम जेल पीस इज कॉल्ड इल्यूशन, इज कॉल्ड इल्यूशन। इल्यूशन मतलब डीएनए को निकाल लिया। ठीक है, डोंट कंफ्यूज इल्यूशन विथ स्पूलिंग। आइसोलेशन ऑफ डीएनए में लास्ट प्रोसेस क्या होता है, डीएनए को रिमूव करना, स्पूलिंग। लेकिन यहां पे इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए को सेपरेट करने के लिए वर्ड क्या यूज होता है, इल्यूशन। एक बार फिर से मैं कुछ कंसेप्चुअल बातें बता दे रहा हूं। डीएनए फ्रेगमेंट बैंड की तरह क्यों दिखते हैं, व्हाई दे अपीयर लाइक बैंड्स, क्यों नहीं वो थ्रेड जैसे दिखते हैं, वो बैंड जैसे क्यों दिखते हैं। सो अगर असर्शन आता है कि डीएनए फ्रेगमेंट दे अपीयर एज बैंड्स, तो उसका कारण क्या बोलोगे आप, बिकॉज देयर आर एन नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स। लेकिन याद रखो एक बैंड के अंदर एन नंबर ऑफ सेम फ्रेगमेंट होते हैं। ठीक है। सो बैंड क्या है, बैंड कंटेन, अ बैंड कंटेन, एक बैंड के अंदर तुम्हें लिखना चाहिए अ बैंड कंटेन्स, अ बैंड कंटेन्स एन नंबर ऑफ, एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल, एटलीस्ट आइडेंटिकल इन टर्म्स ऑफ देयर साइज। ठीक है, एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल फ्रैगमेंट्स। और याद रखना इस बात को कि रिजॉल्व करते समय जो डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं, रिजॉल्व करते समय उनका डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। सो फ्रैगमेंट का डायरेक्शन ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वो मूव कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे है, सीधा, पॉजिटिव से नेगेटिव सीधा। और इसका देखो ये खड़ा है ना ऐसे, ठीक है, तो ये ऐसे जाएगा, इस तरह से जाएगा। बहुत से बच्चे सोच लेते हैं ये ऐसे जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। ये कैसे जाएगा, परपेंडिकुलर जाएगा। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस फ्रैगमेंट्स आर परपेंडिकुलर, इसलिए कौन सी अपीयरेंस आती है, बैंड वाली अपीयरेंस आती है। रिमेंबर, इसको लंबे समय तक नहीं छोड़ सकते, इसको थोड़े समय बाद बंद करना पड़ता है, अदरवाइज ये फ्रैगमेंट जो है ये रिजॉल्व करते 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 सब के सब कहां चले जाएंगे, एनोड पे चले जाएंगे। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन ऑफ
चार्ज्ड मॉलिक्यूल, इस केस में चार्ज मॉलिक्यूल डीएनए है और डीएनए याद रखो नेगेटिवली चार्ज्ड है, इसलिए किधर मूव कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहा है। हम लोगों ने ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा, ये डीएनए का पढ़ा और याद रखो डीएनए एनोड की तरफ जा रहा है और एनायन है। डीएनए इज एनायन मूविंग टुवर्ड्स एनोड, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि डीएनए का क्या होता है, एनाफोरेसिस। क्या होता है, एनाफोरेसिस। डीएनए एनाफोरेसिस is carried out using a matrix or the medium which is a semi solid agarose medium, जिसके अंदर इथिडियम ब्रोमाइड होता है। इथिडियम ब्रोमाइड क्यों डालते हैं, क्योंकि डीएनए विजुअलाइज नहीं होता, डीएनए कलरलेस है और इथिडियम ब्रोमाइड डीएनए के साथ इंटरकैलेट हो जाएगा और जब उस पर यूवी लाइट डालेंगे तो डीएनए के जो बैंड्स हैं ये ब्राइट कलर के दिखते हैं, ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखते हैं। I hope this lecture was helpful and you have made notes. Thank you so much for watching. I'll see you with more content shortly.